हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसको कि बोला जाता है भाषा विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। कैसे कैसे एक बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होता है भाषा विकास? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें भाषा विकास की, तो भाषा विकास क्या होता है? तो भाषा विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो सीखने की प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब अगर किसी बच्चे में भाषा का विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बच्चा सुनना सीख रहा है, बच्चा बोलना सीख पा रहा है, बच्चा पढ़ पा रहा है और बच्चा लिख पा रहा है। जब ये चारों भाषा के कौशल बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि बच्चे का क्या हो रहा है? भाषा विकास हो रहा है। मान के चलिए कोई बच्चा सुनना सीख रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है या फिर पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे के भाषा विकास में कहीं ना कहीं पे बाधा आ रही, मतलब बच्चे का भाषाई विकास जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, भाषाई विकास आप लोग समझ गए होंगे किस चीज़ को कहते हैं। मतलब बच्चे में जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? हम भाषा विकास कहते हैं। अब भाषा के चार कौशल यहाँ पर आपको बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपको ये चारों भाषाई कौशल याद रहने चाहिए। सीटेट में इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका क्रम पूछा जाता है। तो इनको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। देखिए, सु बो प ली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। या फिर इंग्लिश में आप याद कर रख सकते हैं LSRW। एल से क्या हो जाता है? लिसनिंग, और एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम समझने वाले हैं इसके आगे की चीज़ें। अब ये भाषाई कौशलों को हम अच्छे से समझेंगे। तो मैंने आपको क्रम बता दिया है। क्रम क्या होता है? सबसे पहले आता है सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है लिखना, सु बो प ली। अब देखिए इनको ना हम लोग दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या होते हैं, जो चारों कौशल है ना, ये प्रकृति में बड़े भिन्न टाइप के होंगे। तो हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को क्या कहा जाता है? प्राथमिक कौशल, द्वितीय कौशल, ये एक कैटेगरी हो गई। और एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल, ये दो कैटेगरी हो गई। मतलब ये एक कैटेगरी और ये दो कैटेगरी। मतलब अब दोनों का मतलब हम समझेंगे। प्राथमिक कौशल क्या होंगे? प्राथमिक कौशल जो बच्चा सबसे पहले सीखेगा। मतलब देखिए, सुनना बोलना के क्रम में सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा? पहले तो सुनना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा। तो इनमें से जो दो कौशल है, ये किस में आते हैं? ये आते हैं प्राइमरी में, मतलब प्राथमिक में। और यह द्वितीय कौशल में क्या आते हैं? जो हम उसके बाद सीखते हैं। मतलब सुनना बोलना के बाद हम क्या सीखेंगे? पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो द्वितीय कौशल में क्या आ जाएगा? पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स में, मतलब द्वितीय भाषाई कौशल में। तो सबसे पहले क्या करना है? प्राथमिक कौशल में कौन सा आ जाएगा? क्रम से सुनना, बोलना। द्वितीय कौशल में पढ़ना, लिखना। तो ऐसे याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे। अब देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट था ही था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते और सीटेट में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, मतलब जरूर आता है। आता जरूर है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। अब इसको हम बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल और दूसरे को बोला जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रहणात्मक अभिव्यक्तात्मक का अर्थ क्या होता है। ग्रहणात्मक मतलब होता है जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम रिसीव करते हैं। रिसिप्टिव मतलब जो हम रिसीव कर रहे हैं। अब हम क्या क्या चीज़ों के थ्रू रिसीव करेंगे? देखिए, जब भी हम कोई भाषा को सुन रहे हैं, मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि इधर आओ, और हमने उसको सुना, तो हमने क्या किया? उसको रिसीव किया, हमने उसको क्या किया? ग्रहण किया। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रहण कौशल। मतलब सुनना क्या हो जाएगा? ग्रहण कौशल। अगर हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तो बुक में राइटर ने या फिर पोएट ने जो मैसेज लिखा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको पढ़ना बोला जाएगा। तो वो क्या हो गया? वो भी एक ग्रहणात्मक कौशल या फिर रिसेप्टिव स्किल हो गई। मतलब जो चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए, सुनने के दौरान आप कुछ कर तो नहीं रहे हो। जो चीज़ें आ रही है सामने से, जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी कोई लैंग्वेज में बात कर रहा है, जो भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है, उसको सुन रहे हो। तो इसको क्या कर रहे हो? आप रिसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो इसको क्या बोला जाएगा? रिसेप्टिव स्किल। पढ़ने के टाइम भी आप क्या कर रहे हो? एक्टिवली अपने तरफ से तो कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मतलब जो बुक में लिखा हुआ है उसको आप पढ़ रहे हो, और पढ़ने के बाद वहाँ से एक मैसेज को क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तो दोनों स्किल किस में आ जाएगी? रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाएगी। और अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब प्रोडक्टिव स्किल, मतलब जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे आप जब बोल रहे हो, तो बोलने के टाइम आप क्या कर रहे हो? अपने गले में जो आपके
हाँ, वो होते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वहाँ से आप एक आवाज़ को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। यानी अपने आप को क्या कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो। अभिव्यक्तात्मक कौशल को और क्या किस नाम से जाना जाता है, ये बोला जाता है एक्सप्रेसिव स्किल्स होती है। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो, मतलब अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हो कि आप कुछ एक्सप्रेस करोगे, आप कुछ कहना चाह रहे हो। जब आप लिख रहे हो तो लिखा क्यों जाता है, ताकि कोई उसको पढ़े। जब आप अपने आंसर शीट में आंसर्स लिख रहे हो, मतलब टीचर है उसको पढ़ने वाले हैं। जब आप अगर कोई बुक लिख रहे हो, जैसे कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो क्यों लिखता है, ताकि वो लिखे। अभी वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है, और उस प्रोडक्टिव काम के बाद कोई उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप तो स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सुनना और पढ़ना, मतलब सुनना और पढ़ना, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ग्रहणात्मक कौशल में। क्योंकि आप सुनकर क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, पढ़ के किसी चीज़ को, किसी विचार को, किसी भाषाई अभिव्यक्ति को ग्रहण कर रहे हो। और जब आप उसको अभिव्यक्त कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोड्यूस कैसे करोगे, या तो बोलकर प्रोड्यूस करोगे या लिखकर प्रोड्यूस करोगे। तो ये दोनों चीज़ें किस में आ जाएगी, प्रोडक्टिव स्किल्स में। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाषा के कितने कौशल होंगे, 4 कौशल होंगे। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रोडक्टिव स्किल्स में कौन सा आ जाएगा, लिखना आ जाएगा और बोलना आ जाएगा। और रिसेप्टिव स्किल्स में क्या आ जाएगा, रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाएगा पढ़ना और सुनना आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भाषा के सीखने को प्रभावित करती है। मतलब कि जो लैंग्वेज का जो हमारा डेवलपमेंट है, लैंग्वेज की जो हमारी लर्निंग है, वो कैसे, मतलब किन किन चीज़ों से प्रभावित होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो हमारा पारिवारिक वातावरण होता है, ठीक है, पारिवारिक वातावरण मतलब आप किस फैमिली से आ रहे हैं। आपकी फैमिली इस चीज़ को बहुत प्रभावित करेगी कि आप भाषा का विकास कैसा सीखेंगे। अगर आपके फैमिली में सभी लोग उच्च, मतलब उच्च स्तर की भाषा बोलते हैं, मतलब कि बहुत ही शुद्ध रूप में बोल देंगे, या फिर बहुत ही अच्छे ढंग से अगर बोल रहे हैं, तो आपका भी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके घर में जो लोग हैं उनको भाषा में उतनी अच्छी उनकी पकड़ नहीं है, मतलब उनके वर्ड्स पे उतनी ज़्यादा, ग्रामर पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो आपका भाषा विकास भी क्या होगा, कमज़ोर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े राइटर्स के बच्चे, जैसे फरहान अख्तर के बच्चे हो गए, तो उनके क्या हो, मतलब फरहान अख्तर बोल रहा हूँ, जावेद अख्तर साहब है, वो उनकी आवाज़, मतलब उनकी लैंग्वेज पर बहुत पकड़ अच्छी। तो उनके जो सन है फरहान अख्तर या फिर जोया अख्तर, तो उनकी भी क्या है, उनकी भी लैंग्वेज पर एक विशेष प्रकार की पकड़ है। जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जिन भी एक्टर्स की अपने भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो उनके बच्चों की भी होती है। और आपने देखा होगा कि जैसे ग्रामीण परिवेश में ले लीजिए, या फिर जो वंचित समुदाय है वहाँ, जहाँ उनका लैंग्वेज पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, या फिर लैंग्वेज पर वहाँ पर अगर उनका थोड़ा रीजनल प्रभाव पड़ चुका है, जैसे कोई हरियाणा वाले होते हैं, आपने जैसे देखा होगा हरियाणा के लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा भाषा का बोलने का उनका एक्सेंट और ट्यून थोड़ी अलग होती है। तो क्या होता है, उनका रीजनल प्रभाव होता है। मतलब आप किस फैमिली से आ रहे हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये आपके जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसको बहुत तरीके से प्रभावित करने वाला है, अलग अलग प्रकार से इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज़ का प्रभाव हो जाएगा, सबसे पहले प्रभाव हो जाएगा आपके फैमिली का। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पे जो आपका प्रभाव है वो किस चीज़ का प्रभाव होगा, वो प्रभाव होगा आपके विद्यालय का। मतलब आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो। अगर आपने बचपन में ही कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छा हिंदी मीडियम स्कूल चुना है, तो आपकी हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई बच्चा गुजरात से है, गुजराती मीडियम में पढ़ रहा है, तो उसकी क्या होगी, गुजराती में बहुत अच्छी पकड़ होगी। मतलब वो जहाँ भी, अगर उसको स्कूल का वातावरण अच्छा मिल रहा है, स्कूल के टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ जिनकी, अगर हमारे टीचर्स की लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है, तो उनको, वो भी हमको प्रभावित करेगा। अगर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अगर अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तो वो भी हमको चीज़ें प्रभावित करेगी। मतलब जितना परिवार का वातावरण प्रभावित करेगा, उतना ही विद्यालय का भी वातावरण प्रभावित करेगा। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे टीचर्स। मतलब क्या होगा, टीचर्स भी हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मान के चलिए एक शिक्षक है, उनकी शिक्षक की क्या है, हिंदी लैंग्वेज पर बड़ी बढ़िया पकड़ है। जैसे हिंदी में आप उनसे कुछ भी पूछते हैं उनको पता होता है, जब भी वो बोलते हैं तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, उनका लैंग्वेज में जो फ्लुएंसी फ्लो है वो बहुत अच्छा है। अगर उनके लैंग्वेज में जो शुद्धता है, जब उनके प्रोनाउंसिएशन की शुद्धता है वो बहुत अच्छी है, तो आपका भी उन पर आपका भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब सॉरी, आप पर उनका प्रभाव पड़ेगा। मतलब जब शिक्षक बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, रिसीव करोगे, आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे। अगर मान के चलिए आप अब जैसे कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे
येलो है, ठीक है, येलो कोई वर्ड है, आप इसको येलो पढ़ते हैं, ठीक है, आपके प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं गलती है, ये येलो है और आप इसको येलो पढ़ते हैं। लेकिन अगर टीचर बार बार जब इस वर्ड को बोलेंगे कभी ना कभी तो आपके मतलब सिलेबस में अगर ये वर्ड है आएगा, तो जब आपके टीचर बार बार उस वर्ड को बोलेंगे तो आप क्या करोगे, आप भी अपने येलो को या फिर येलो को क्या करोगे, येलो बोलना चालू कर देंगे, मतलब आप इसका क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन सुधार लेंगे। इसी तरीके से अगर आप वो लड़की खाता है बोल रहे हैं और आपके टीचर बताते हैं कि नहीं वो लड़की खाती है, भले आपको डायरेक्ट न भी बता रहे हो, इनडायरेक्ट बता रहे हो, तब भी आप उस चीज़ को क्या करोगे, आत्मसात कर लोगे, उस चीज़ को क्या करोगे, आप इंटरनलाइज कर लोगे, सीख लोगे, ठीक है। तो आपके टीचर का भी प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले किसका प्रभाव, सबसे पहले फैमिली का प्रभाव, फिर किसका प्रभाव, फिर स्कूल का प्रभाव, फिर स्कूल में ही टीचर का प्रभाव, अब पड़ेगा हमारे साथियों का भी प्रभाव। हमारा जो एक फ्रेंड ग्रुप होगा जहाँ पर हमारे अलग अलग साथी हैं, उनका भी प्रभाव हम पर ज़रूर पड़ने वाला है। अगर हमारा कोई साथी है जो क्या करता है, वर्ड्स को बड़ा ही ना गलत तरीके से बोलता है, मतलब कि होता कुछ है बोल कुछ और रहा है, मतलब अगर बनाना को बेनाना बोल रहा है या फिर अच्छा को अच्छा बोलता है, मतलब कुछ भी अगर वो गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर भी वो क्या होगा, गलतियाँ धीरे 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 आने लग जाएगी। और जैसे हमारा कोई दोस्त है वो क्या है, बड़ा ही फ्लुएंट है, बड़ा ही स्पष्ट तरीके से बोलता है, तो धीरे धीरे हमारी भी जो लैंग्वेज स्किल होगी वो भी क्या होगी, सुधरनी चालू हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमको प्रभावित तो करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के मामले में। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, या फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, स्टैनफर्ड, हार्वर्ड, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर जब भी कोई बच्चा आ रहा है तो वो तो आ ही, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आ रहा है और उसी के साथ आने के साथ ही बड़ा इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, वो साथियों के प्रभाव से, अपने स्कूल टीचर्स के प्रभाव से वो क्या होगा, धीरे धीरे उनके नए नए गुण सीख लेता है, इसलिए उन लोग का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्या है, साथी लोग भी प्रभावित करते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है हमारी बुद्धि। अब देखिए ये थोड़ा डिबेट का भी टॉपिक है कि बुद्धि कितने हद तक प्रभावित करती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हम जो मतलब इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को कहीं से कहीं तक भी क्या नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस भी आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। आप वर्ड्स स्ट्रक्चर को कितना अच्छा समझ रहे हैं, आप ग्रामर को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ये भी किस पर डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है। अगर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को पहचान जाएंगे, वोकेबलरी आपको क्या होगा, थोड़ा जल्दी याद होगी, क्योंकि आपकी मेमोरी भी उसके हिसाब से अच्छी होगी, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को क्या करेंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। तो बुद्धि का भी प्रभाव पर पड़ता है। फिर एक चीज़ आ जाती है प्रेरणा। प्रेरणा यानी क्या होता है, मोटिवेशन। देखिए अगर एक बच्चा ना मोटिवेटेड नहीं है तो आप उसको लैंग्वेज तो छोड़िए, कुछ भी नहीं सिखा सकते। मैथ्स, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए, सीडीपी पढ़ा लीजिए, पेडागोजी पढ़ा लीजिए, बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन से क्या होता है, अगर एक बच्चा मोटिवेटेड है भाषा के नए नए चीज़ों को सीखने के लिए, मतलब भाषा के नए स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट ना अपने आप ही सुधरने लग जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के प्रति बड़े जुनूनी होते हैं, बड़े उनके अंदर एक मोटिवेशन होगा, तो क्या होगा, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बड़ा अच्छा होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी स्टोरीज पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो उनका लैंग्वेज पे पकड़ ऐसे ही मजबूत हो जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगर हम एक अच्छे समाज से आ रहे हैं जहाँ पर सभी लोग क्या है, लैंग्वेज में जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो हमारी भी पकड़ उन पर अच्छी हो जाएगी। अगर हम ऐसे आर्थिक स्थिति वाले परिवार से आ रहे हैं जहाँ पर सभी लोग अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति में सभी का स्कूल अच्छा है, सभी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो हम क्या होगा, बराबर ही उनके हिसाब से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो भी क्या होगा, वो भी कमज़ोर ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति भी हमको प्रभावित करती है। अब अगर कभी भी पूछा जाए कि भाषा को सीखने वाले प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको इनमें से कोई भी एक आधा ऑप्शन दिखे तो आप लगा सकते हैं, बाकी अगर तीन ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, ऑड वन आउट करके बाहर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे बहुत ही फेमस सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का, जिसको कि क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन सिद्धांत। इससे पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, ठीक है, नहीं पहले यही पढ़ लेते हैं। नोम चॉम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत पढ़ लेते हैं, एक सेकंड, हम उद्देश्य से पहले पढ़ लेते हैं।
भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाषा शिक्षण को या फिर भाषा के अधिगम को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि जो हम लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, लैंग्वेज हम जो सीख रहे हैं, मतलब भाषा का टीचिंग या अधिगम जो हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या क्या उद्देश्य होने वाले हैं और मतलब उन उद्देश्यों से कैसे हम प्रभावित होते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, भाषा सिखाने का किसी भी बच्चे को, कि उसका क्या हो, उच्चारण सुधर जाए। उच्चारण मतलब क्या बोला जाता है, इसको प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन के भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, कोई इसको प्रोनाउंसिएशन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो शायद ऑफिशियल तो प्रोनाउंसिएशन ही है, ठीक है। तो सही उच्चारण मतलब हमारा सही प्रोनाउंसिएशन, मतलब अगर मैं उच्चारण बोल रहा हूँ तो मैं उसको उच्चारण तो नहीं बोल रहा हूँ या फिर उच्चारण तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने का क्या तरीका है, मैं उस वर्ड को, जो भी वर्ड दिया गया है, जो भी सेंटेंस दिया गया है, उसको कैसे बोल रहा हूँ, ये है मेरा प्रोनाउंसिएशन। मतलब कि सही उतार चढ़ाव के साथ बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, कहीं गलत प्रोनाउंसिएट तो नहीं कर रहा हूँ। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, उच्चारण। मतलब कि हमारे माउथ से कैसे वो ध्वनि निकल रही है, उसी ध्वनि को क्या कहेंगे, किसी वर्ड का उच्चारण। तो उच्चारण को सुधारने के लिए, उच्चारण को सही करने के लिए क्या सिखाया जाता है, भाषा सिखाया जाता है। तो भाषा शिक्षण का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्रोनाउंसिएशन सुधारना। सेकंड चीज़ है शब्द भंडार बढ़ाना। शब्द भंडार बोले तो जिसको कि क्या कहा जाता है, वोकेबुलरी बोला जाता है, ठीक है। तो वोकेबुलरी को सुधारने के लिए भी क्या किया जाता है, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए भी भाषा शिक्षण किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आप लैंग्वेज के थ्रू करोगे, पर लैंग्वेज में भी किस चीज़ से करोगे। अगर मान के चलिए आपको बताना है कि मैं, आप प्रॉब्लम में हो और आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम के लिए वर्ड क्या आता है, आपको मतलब इंडिया में बताना है कि मैं प्रॉब्लम में, हिंदी में बोलना है, और आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम के लिए वर्ड समस्या या कठिनाई होता है, तो आप उस चीज़ को बता ही नहीं पाओगे, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। तो जब तक आपका शब्द भंडार अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं होगी, तब तक क्या होगा कि भाषा पर आपकी पकड़ अच्छे से नहीं बन पाएगी। क्योंकि आपके पास ग्रामर स्ट्रक्चर सब है, लेकिन आपको करेक्ट वर्ड ही नहीं पता जो उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। तो भाषा शिक्षण का एक और उद्देश्य क्या है, शब्द भंडार बढ़ाना। अब सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य इसका जो है, अगर कभी भी आपको एग्जाम में पूरे पाँचों के पाँचों उद्देश्य दिए हुए हैं, लेकिन अगर प्रभावी संप्रेषण आंसर में दिया है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो आपको बिना सोचे समझे प्रभावी संप्रेषण लगा देना है, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। प्रभावी संप्रेषण मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहेंगे हम लोग, इफेक्टिव मतलब तो हो गया प्रभावी, और कम्युनिकेशन मतलब हो गया संप्रेषण। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप उस बात को बता पा रहे हो जो आपको कहना है, मतलब आपको बताना है किसी को कोई बात, और आपने सामने वाले को जब बताया, और आप उसको आपने कोई बात बताई, मान के चलिए आपके दिमाग में ये बात थी और आपने सामने वाले को ये बात बताई। अब पता चल रहा है इस बात का और इस बात का कोई मेल ही नहीं मिला, मतलब ये बात कोई अलग थी और सामने वाले को जब आपने बताया तो बताया किस प्रकार से पता नहीं, उसका अलग ही अर्थ निकल गया। तो भाषा का कोई महत्व इस चीज़ में नहीं रह जाता। भाषा का महत्व तब है जब आपका संप्रेषण प्रभावी हो, मतलब जो आपके दिमाग में है और जो सामने वाले को आप कहना चाहते हैं वो पूरा मेल बैठना चाहिए। मतलब अगर आपको कहना है कि आप प्रॉब्लम में हो, तो सामने वाले को आपको वही चीज़ एक्सप्रेस करनी है। ये ना हो जाए कि आपने बताया मैं प्रॉब्लम में, सामने वाले ने सुन लिया कि मैं तो अमेरिका में हूँ, मतलब कुछ भी। प्रभावी संप्रेषण कब होगा, जब जो बात आपके दिमाग में है, जो बात आप कहना चाहते हैं, वो सामने वाले को आप प्रॉपर भाषाई तरीके से कह सके और सामने वाले को वो बात समझ आ भी जाए, ठीक है। आपने कह दिया, सामने वाले को समझ नहीं आई, तब भी संप्रेषण क्या हुआ, तब भी संप्रेषण क्या है, अधूरा ही है, अभी आधा ही हुआ है। और लेकिन अगर आपने जो आपको जो कहना था, आपने सामने वाले से कहा और उसने वही समझा जो आपने कहा था, तो उसी को क्या कहा जाएगा, प्रभावी संप्रेषण कहा जाएगा। मतलब आपकी भाषा का संप्रेषण क्या हुआ, कुशल रहा। तो प्रभावी संप्रेषण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने सामने वाले को वो बात कह दी जो आप उससे कहना चाहते थे और वो बात उसको समझ आ गई, मतलब क्या है कि आपका संप्रेषण प्रभावी है, आपकी अपने भाषा पर अच्छी पकड़ है। इसका मतलब क्या है, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा, इसका मतलब आपका ग्रामर स्ट्रक्चर भी सही होगा, तभी आपकी बात सामने वाले को समझ आई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पढ़ने लिखने की दक्षता की, मतलब कि पढ़ने लिखने की दक्षता विकसित कैसे होगी, भाषा शिक्षण के जरिए ही होगी। जैसे हम देखते हैं छोटा बच्चा घर में भाषा सीखता ज़रूर है, लेकिन क्या लिखना पढ़ना उसको सिखाया जाता है कि नहीं। लिसनिंग मतलब स्पीकिंग, ये तो हम लोग घर में सीख लेते हैं जैसे तैसे, पर रीडिंग और राइटिंग तो हम ज़्यादातर कहाँ सीखते हैं, अपने स्कूल में ही सीखते हैं। तो भाषा शिक्षण का एक और उद्देश्य क्या हो जाता है, पढ़ने लिखने की दक्षता विकसित करना। और लास्ट चीज़ है क्रिएटिविटी विकसित करना। अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, लिटरेचर पढ़ा रहे हो, मुंशी प्रेमचंद की कोई किताब पढ़ा रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ा रहे हो, तो आपका क्या उद्देश्य है, आपका सीधा सा उद्देश्य क्या है कि आप
बच्चे में रचनात्मकता विकसित करोगे कि कैसे वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करे, कैसे रचनात्मक ढंग से वो लिखे। जैसे कुछ कुछ कविता लिखी जाती है तो बड़ा उनको पढ़ के क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ने में। चाहे वीर रस की हो, श्रृंगार रस की हो, मतलब वो उसमें क्या है कि उसमें जो कवि है या लेखक है उसके क्या है, रचनात्मकता झलक रही होती है, उसने किस तरीके से क्रिएटिवली लैंग्वेज का उपयोग करके उस चीज़ को लिखा है। कई लोग बड़ा वर्ड का फॉर्मेशन करके बड़ी अच्छी शायरी लिख लेते हैं, ये सब लिख लेते हैं, ये भी क्या है, रचनात्मकता के लक्षण है। और रचनात्मकता ये कैसे विकसित होगी, जब बच्चे का भाषा शिक्षण अच्छा होगा, सही उच्चारण करेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा, प्रभावी संप्रेषण करेगा, पढ़ने लिखने की दक्षता सीखेगा, तभी तो बच्चे के अंदर रचनात्मकता के विकास की संभावना होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग। अ, अब ठीक है, चलिए अब भाषा के प्रमुख घटक भी पढ़ ही लेते साथ के साथ, फिर लास्ट में बात करेंगे तीन चार थ्योरीज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये भाषा के प्रमुख क्या है, घटक है। घटक बोले तो घटक बोले तो कंपोनेंट, मतलब कि जो भाषा में मतलब क्या क्या चीज़ें रहती है और क्या क्या चीज़ें एक भाषा का स्ट्रक्चर बनाती है, उन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। इसमें फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, पांच चीज़ें हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये भाषा के प्रमुख घटकों की, तो इसमें आ जाता है ध्वनि विज्ञान, मतलब फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होती है, देखिए, फोन ये जो है ना, फोन एक रूट वर्ड है, ये किसके लिए उपयोग होता है, ये यूज़ होता है ध्वनि के लिए। मतलब कहीं भी अगर फोनेटिक्स, फोनीम, ये सब शब्द आ गए तो आपको क्या है, आपको समझना है कि ध्वनि की बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्वनियों का जो अध्ययन होता है, साउंड्स का जो अध्ययन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, फोनोलॉजी। मतलब कि फोनीम या फिर फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, ये सब किससे संबंधित है, ध्वनि से। ध्वनि किसको कहेंगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ आवाज़ें निकल रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ताली मारने की आवाज़ बजाऊँ या फिर एक चुटकी बजाने की आवाज़ बजाऊँ, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक ध्वनि है। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन होता है उसी को क्या कहा जाता है, फोनोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, आवाज़ तो जैसे कौवे की होती है, वो भी एक आवाज़ है, मंदिर की घंटी की, वो भी एक आवाज़ है, और जो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसकी भी एक आवाज़ है। लेकिन क्या आप मंदिर की घंटी से या फिर कौवे के बोलने से कोई अर्थ निकाल पा रहे हो, क्या नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक अर्थ आपको समझ आ रहा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो ध्वनि है इसको इस तरीके से फॉर्मेट किया गया है ताकि वो एक क्या करे, वो भाषा का एक प्रमुख घटक बन जाए, मतलब भाषा में ऐसा योगदान दे जिसका एक अर्थ निकाला जा सके। तो इसी को क्या कहा जाएगा, फोनोलॉजी। और इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, इसको नोट भी कर लीजिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, मतलब कि ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी, उसको कहेंगे हम लोग फोनीम। उसको क्या कहा जाता है, हम लोग बोलते फोनीम बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा हम लोग, इसको बोलते स्वनिम। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, लैंग्वेज में जो ध्वनि है, मतलब साउंड है, साउंड की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक है, मतलब सबसे जो जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला जैसे बैट, तो जिसमें बे शब्द जो आया वही क्या है, मतलब वही एक स्वनिम है, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है जिसके जिसके बाद उसके टुकड़े संभव नहीं है। जैसे मैंने बोला कमल, तो क को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते आप, क मतलब कमल में जो क है वो एक सबसे छोटी इकाई होगी किसकी, स्वनिम की। तो इसी को क्या आप कहेंगे हम लोग, स्वनिम या फिर फोनिम। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इसको लिख लीजिए कहीं पर। इसके बाद हम बात करेंगे रूप विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी की। इसमें क्या होगा, हम वर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक शब्द की संरचना बनेगी, कैसे एक वर्ड बनेगा। और इससे भी एक जरूरी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक वर्ड होता है काइट। ठीक है, KIT, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे पतंग। अब हमने ये वर्ड बताया, अब काइट का और पतंग का तो मतलब जैसे पतंग जो ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रॉपर वो जो कागज़ की बनी हुई होती है, उसका और काइट का कोई डायरेक्ट संबंध तो है नहीं। हमने बस नाम दे दिया है कि इस चीज़ को हम पतंग नाम से बोलेंगे। अगर हम उसको पतंग नहीं, उसको अगर हम बेलन बोलते तो उसको किस नाम से जाना जाता, कि बेलन के नाम से जाना जाता।
मतलब कि ये जो वर्ड दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस हम एक वर्ड दे देते हैं। जैसे हमने अगर बेड है तो उसको एक वर्ड दे दिया कि बेड है, एयरफोन है या फिर मोबाइल है तो उसको एक वर्ड दे दिया कि मोबाइल है। तो ये जो वर्ड देते हैं इसी को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी। मतलब इसी को क्या कहेंगे हम, रूप विज्ञान, जहाँ हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मतलब अर्थ की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉर्फीम। क्या कहेंगे उसको, मॉर्फीम। या फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, MORPHEM। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, तो इसको कहेंगे मॉर्फीम। इसको क्या कहा जाता है, रूपीम। क्या कहेंगे हम लोग, रूपीम। मतलब कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। मतलब कि अर्थपूर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, रूपीम है। जैसे हमने बात करी काइट की, तो काइट अगर आप इसको KI करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, KIT करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन KIT का एक प्रॉपर अर्थ निकलेगा। मतलब ये सबसे छोटी इकाई है जो अर्थपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंटेक्स की, तीसरे नंबर पे। सिंटेक्स मतलब होता है सीधे से वाक्य बनाने का नियम। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है क्या, फिर आ जाती हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाती मेन वर्ब, फिर आ जाता है जो भी ING अगर वो सब लगना है तो वो आ जाएगा, और फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक ये मतलब एक स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक वाक्य का स्ट्रक्चर है, कि मतलब सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में होगा। तो इसी वाक्य के बनाने का जो नियम है, इसी वाक्य के जो विन्यास है, उसको क्या कहेंगे, सिंटेक्स कहेंगे। एग्जाम में कभी पूछे कि वाक्य बनाने के नियम या फिर वाक्य की संरचना के नियम किस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको क्या डालना है, सिंटेक्स या फिर वाक्य विन्यास हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। सिमेंटिक्स मतलब क्या होता है, अर्थ से संबंधित होता है, शब्द और वाक्यों के अर्थ। जैसे काइट का अर्थ पतंग निकल रहा है, ही इज कमिंग मतलब वह आ रहा है। मतलब क्या है, वाक्य का भी एक अर्थ निकला, शब्द का एक अर्थ निकला। तो ये जो मीनिंग से संबंधित चीज़ है, इसी को क्या कहा जाता है, सिमेंटिक्स। मतलब जब भी बात करी जाए कि किसी चीज़ के मीनिंग से संबंधित बात करी जाए, अगर पूछे कि किसी सेंटेंस का जो मीनिंग है, किसी वर्ड का जो मीनिंग है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा सिमेंटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत काम की। अब प्रेगमेटिक्स में कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं भाषा का, तो वही क्या है, प्रेगमेटिक्स है। मतलब अगर आपने जैसे आपको कुछ कहना था, और उस सिचुएशन में आपको कहना था कि सभी लोग तैयार होकर स्टेज पर आ जाइए, और आपने क्या किया, उस परिस्थिति में अपने वर्ड को बोला और सभी लोग समझ गए और स्टेज पर आ गए। मतलब आपने क्या किया, भाषा का कंटेक्चुअल यूज़ कर लिया, मतलब आपने परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग कर लिया। इसी को बोला जाता है प्रेगमेटिक्स। मतलब आपने क्या किया, जहाँ भाषा लग रही थी वहाँ पे आपने संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करके कोई भी काम को कर लिया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा दिक्कत कोई बात नहीं। ध्वनि से संबंधित कौन है, फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान है। मॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, ये सब वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित है। सिंटेक्स किससे संबंधित है, वाक्य बनाने के नियम से, वाक्य विन्यास से। सिमेंटिक्स संबंधित है अर्थ